हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज 9 अगस्त को डीएलएड प्रथम वर्ष के गणित प्रश्न पत्र का गणित का पेपर था। तो चलिए आज हम लोग इस गणित के प्रश्न पत्र को संपूर्ण हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है 0.6 इंटू 0.4 का मान क्या होगा, यानी इसमें सीधा सीधा गुणा करना था। 0.6 गुणे 0.4, जब इनको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 चौके 24 और 2 अंक के पहले जिस तरह दशमलव लगा है लगा देंगे तो आंसर आपका राइट होगा थर्ड, यानी पहले का तीसरा राइट आंसर है। इसी तरह दूसरा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। मैंने जैसे पहले क्लास में पढ़ाया था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। हमें संख्या नहीं पता है संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कि x का जहां पे का होगा वहां गुणा आएगा। 24% किसके बराबर है? 96 के बराबर है। जहां प्रतिशत आता है तो बटे में 100 आ जाता है, बटे में 100 बराबर 96। x का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा गुणे में आ जाएगा और बटे में 24 आ जाएगा। तो 24 चौका 96, 4 गुणे 100 यानी x का मान आ गया 400। आपके ऑप्शन में 400 है तीसरे नंबर पे, यानी दूसरे का तीसरा सही आंसर होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है कि एक त्रियक रेखा और के एक ओर के अंतः कोण होते हैं। अब ये पहले आप जानिए त्रियक रेखा होती क्या है। त्रियक रेखा बेटा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी लाइन काटती है तो उसे त्रियक रेखा कहते हैं। जैसे ये दो समांतर लाइन हो गई और इसको एक लाइन जब कट करती है इस तरह तो ये त्रियक रेखा होती है। अब एक ओर के अंतःकोण यानी अंदर के कोणों को क्या बोलते हैं? अंतःकोण बोलते हैं। एक ओर के यानी इस साइड के, तो इसको मान लीजिए 1 2 2 3 4, इसी प्रकार इसको 5 6 7 8। तो ये जो कोण 2 और कोण 5 का जो योग होगा वो हमेशा 180 अंश आता है और 180 अंश संपूरक कोण को कहते हैं। इसलिए तीसरे प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। इसी प्रकार चौथे प्रश्न पे आते हैं। दिया है किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। बेटा ये बहुत आसान प्रश्न था, इसको तो आप लोग देख के ही आंसर कर सकते थे। पहले में देखिए, स्थानीय मान का मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। जो सबसे पहले आएगा यानी जो इकाई पे अगर 3 आ रहा है तो सबसे कम इसी का होगा। अगर दहाई पे आ रहा है तो उससे अधिक, सैकड़ा पे आ रहा है तो उससे और अधिक, और ये तो एकदम लास्ट में है, सबसे अधिक इसका होगा। पूछा क्या है? सबसे कम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर क्या होगा। क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे हम कह दें 4 के बाद क्या आएगा? 5। हमेशा ध्यान रखना, जब अंतर की बात की जाती है तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम कह दें 4 और 5 का अंतर क्या होगा तो हमेशा 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मान लो 2 क्रमागत संख्या 4 और 5 है तो इनका अंतर कितना आएगा? +1। आपके ऑप्शन में +1 कहाँ है? 2 नंबर पे है, इसलिए आपके 5वें प्रश्न का आंसर 1 होगा। लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है आपका 6 नंबर से। इसमें छठा नंबर पहले पे अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड किन्हीं 2 निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। खंड का मतलब होता है पार्ट, और रेखा यानी किसी रेखा के पार्ट को हम रेखाखंड भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे A है और यहाँ पे बिंदु B है। अगर यहाँ से एक सीधी रेखा खींची जाए A से B के बीच में तो ये रेखाखंड AB कहलाएगी। तो ये बीच वाला पार्ट रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह 7वें प्रश्न में
बस कुछ नहीं इसमें गुणा करने के लिए दिया गया था, और आपको पहले से पता है चाहे जितना बड़ा गुणा हो उसमें अगर जीरो टकराता है तो सब जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ पे गुणा इनका होगा, इनका होगा। अब इसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे, इसको गुणा करेंगे सबसे पहले इसमें, फिर जो आएगा तब इसमें गुणा करेंगे, आखिर में हो जाना है सबको जीरो ही। इसीलिए आप कुछ ना करके जहां देखें कि गुणे के रूप में कौन आया है जीरो, तो सब अपने आप जीरो हो जाना, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। इसी तरह 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न में कहा गया है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, यानी 1/3 मिनट में 1/3 मिनट में कितनी माला बनाता है, एक माला बनाता है। तो लिखेंगे कितनी माला, एक माला। ठीक है। अब हम पूछें कि 1 मिनट में कितनी माला बनाएगा, तो क्या करना है, बस बटे में जो 3 है इसको उधर भेज दीजिए। यहां भाग में है, उधर गुणे में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 3 × 1 यानी 3 माला। 1 मिनट में कितने माला, 3 माला। ठीक है, इतना क्लियर है। पूछा क्या गया है, लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा, बस यही पूछा गया है कि 1 घंटे में कितनी माला बना लेगा। अब देखिए यहां पे मिनट दिया गया है, 1 मिनट में कितना, 3 माला। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, यहां लिख लीजिए 1 घंटे में, 1 घंटे अथवा 60 मिनट में माला की संख्या कितनी होगी। अब देखिए 60 से गुणा कर दीजिए, इधर भी हो जाएगा 60 मिनट, और इधर 3 × 60 माला, यानी कि 60 मिनट अथवा 1 घंटे में कितनी माला बनाएगा, 6 × 18 यानी कि 180 माला बनाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके 8वें प्रश्न का उत्तर, कितना आया, 180 करेक्ट आंसर है। आते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वें प्रश्न पे 60 अंश का कोण बनाना था, जो कि सबसे आसान होता है कोण बनाने में। क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय में था, इसीलिए सिर्फ कोण बनाना था, इसमें रचना के पद नहीं लिखने थे, ये केवल 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो 60 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, सर्वप्रथम एक किरण AB खींचते हैं, एक किरण AB खींचते हैं। ठीक है, फिर उचित त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं, उचित त्रिज्या लेकर ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, फिर उसी त्रिज्या का बिंदु C से, इसको C बिंदु मान लेंगे, और उसी त्रिज्या का C बिंदु से एक चाप लगाएंगे, ऐसे काटेगी एक रेखा, ऐसे एक किरण खींचेंगे जो AD कहलाएगी। इस तरह बना कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का कोण बनेगा। सबसे आसान कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती, हम पहले पढ़ा चुके हैं, उत्तरवर्ती मतलब उसके जस्ट आगे वाली संख्या, और पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पीछे वाली संख्या होती है। लेकिन क्या कहा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। उत्तरवर्ती मतलब एक ऐड कर देना था और जो आएगा वही आंसर। तो 999 में जब एक ऐड करेंगे, जब एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी जो उत्तरवर्ती संख्या होगी वो कितनी होगी, 1000 होगी। अति लघु उत्तरीय का आखिरी प्रश्न क्या था कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 117 को 2 संख्याओं में व्यक्त करना है जो आपस में गुणे के रूप में होंगे, जिसमें एक संख्या भी दी गई है, कितनी, 13। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि 12 को गुणे के रूप में तोड़ो 2 संख्याओं में, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 3 × 4 सर जी कितना होता है, 12 होता है। उसी प्रकार 17 को तोड़ना है किसमें, 117 को तोड़ना है जिसमें एक संख्या हमको पता है कि 13 है, लेकिन दूसरी संख्या नहीं पता है। तो चलो हम कह देते हैं कि ये क्या है, x है। अब
इस x की वैल्यू निकाल लीजिए तो दूसरी संख्या हमें अपने आप पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो x के साथ है उसको सब इधर भेज देंगे, बराबर के इधर आएगा, गुणे में है, अगर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिए, 13 नवैया 117, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो हम यहाँ x की वैल्यू 9 रख देंगे, यानी 117 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 13। ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं, जो कि स्टार्ट होता है आपका 12 नंबर से। 12 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है। बगीचे को चारों ओर तार से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। आपको देखने में पता चल रहा होगा कि किस प्रकार का चित्र यहाँ बन रहा है। किसी आयत का चित्र बन रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, 115 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 45 मीटर है। तो एक आयताकार बगीचा है, ये हमको पता चल रहा है। तो देखिए पूछा क्या गया है कि बगीचे को चारों ओर तार से घेरना है, यानी इसकी बाउंड्री को तार से घेरना है, और आयत की बाउंड्री को ही आयत का परिमाप कहते हैं। आयत के परिमाप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप यानी कि जो बगीचे को चारों ओर तार से घेरना है वो कितना घेरना पड़ेगा, आयत के परिमाप के बराबर तार की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ लिख सकते हैं कि तार की लंबाई यानी आयत के परिमाप के बराबर होगी। आयत के परिमाप का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई जैसे हमको दिया गया है इसमें कितना, 115, तो 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई की जगह पे लिखेंगे 115 प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है, 45 मीटर। तो ये हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 5 5 ये हो जाएगा 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6 और ये हो जाएगा 160 ये मीटर। 2 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 320 मीटर। 320 मीटर क्या आया है, आयत का परिमाप, जो कि किसके बराबर होगा, तार की लंबाई के बराबर। यानी इसकी बाउंड्री पे हमें तार लगाने की आवश्यकता है, वो कितनी है, 320 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक जो पहला प्रकार है वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम का मतलब जो सब अलग अलग हो और बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की भुजा अलग अलग हो, यानी तीनों भुजा अलग हो, कोई समान ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी वो क्या कहलाएंगी, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो एक त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया तो इनकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज का जो प्रकार है वो है समबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, इस प्रकार बनेगा। अगर आपने ऐसे बना दिया है और थोड़ा सा और लिख दिया है तो आपके 2 नंबर पूरे मिलने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया है
प्रश्न नंबर 14 है कि एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा। कोई कोट है जो कितने की है, 15% की, और आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपको 25% का छूट देता है। तो यही पूछा गया है कि जो कोट है वो आपको कितने में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कोट का मूल्य। कोट का मूल्य जो है कितना है, 1500 रुपये है, और जो छूट मिला है, छूट प्रतिशत में कितना है, 25%। छूट जो मिला है वो है 25%। तो वो पूछा गया कि कितना छूट देकर बेचा, यानी जो विक्रय मूल्य है उसका, जो विक्रय मूल्य है, देखो छूट जो देगा वो 1500 पे देगा। कितना छूट देगा, 25% छूट देगा। तो 1500 का 25%, 1500 का 25% कितना आएगा, यहाँ पे आप छूट लिख दीजिए, जो छूट है कितना आएगा, 1500 का हटेगा गुणा आएगा 25, और प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है, आपको पता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 25 का गुणा 15 से कर दीजिए तो 15 पचे 75, और 15 दूना 30, और 7 37, यानी जो छूट मिला है वो 375 रुपये के छूट मिला है। किस पे मिला है, 1500 पे। तो बताइए कितने की पड़ेगी कोट। तो कोट का मूल्य क्या होगा, कोट का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1500 माइनस 375, तो ये आ जाएगा आपका 1125 रुपये। यानी वो कोट कितने में बेचेगा, 1125 रुपये में। आपको कोट कितने का पड़ेगा, 1125 रुपये में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 175 दिया है। यानी HCF कितना दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन है। HCF कितना दिया गया है, 5, और LCM कितना दिया गया है, 175। ये इतना दिया गया है। आगे क्या कहा गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यानी संख्या नहीं दी गई है, दिया गया है क्या, अनुपात। अनुपात कितना दिया गया है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर अनुपात सेकेंड नंबर, कितना दिया गया है, 5 अनुपात 7। अब देखो संख्या तो हमें पता नहीं है कौन सी है, लेकिन अनुपात जरूर पता है, कितना है, 5 अनुपात 7। तो मान लेते हैं, माना दोनों संख्याएं क्रमशः अब 5 के अनुपात में होगा तो हम मान लेंगे 5x तथा 7x, यानी पहली संख्या कितनी, 5x, और दूसरी संख्या कितनी है, 7x। ये हमने मान लिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF। ठीक है, हमें क्या पता करना है, संख्याएं ही तो पता करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो संख्याएं पता चल जाएगी। फर्स्ट नंबर क्या है, 5x गुणे सेकेंड नंबर क्या माना हमने, 7x, बराबर LCM कितना है, 175 गुणे HCF कितना है, 5। इसको गुणा कर लीजिए, इसको भी ऐसे लिखा रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, x बराबर 175 गुणे 5। x का मान निकालना है, 35 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 175 गुणे 5 बटे में 35। अब देखो 35 से 175 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो x बराबर 5 गुणे 5, यानी कि कितना आ जाएगा, x बराबर 25। ध्यान देना एक जगह मिस्टेक हुई है, x का गुणा यहाँ x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर छूट गया था। अब देखिए जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और जैसा आपको पहले ही पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, और ब्रैकेट के रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा, 5। यानी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 5।
तो देखते हैं संख्या क्या होगी। अभी तो हम x की वैल्यू फाइंड किए हैं, संख्या हमने क्या माना था, इसलिए पहली संख्या बराबर क्या माना था 5x, यानी x का मान कितना आया है, x का मान आया है 5, तो पहली संख्या हमारी हो गई 25। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7x, तो 7 इंटू फिर x की वैल्यू कितनी 5 यानी 35। तो इस प्रकार पहली संख्या 25 तथा दूसरी संख्या 35 होगी। इस प्रकार आपका 15 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिए, 16 नंबर प्रश्न बहुत सरल, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस घटाना ही है। 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि व्यंजक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से आपको घटाना है। क्या घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। घटाना है हमको 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, व्यंजक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए, इस प्रकार प्रश्न था। तो घटाने के लिए हम लोग क्या किए, घटाओ का चिन्ह लगाए, क्योंकि ये एक से अधिक पद था, इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एज इट इज लिख दिया। माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होता है और बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो सारे चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस 6x हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब जितने भी सजातीय पद हैं, जो सजातीय टर्म है, उनको एक साथ लिखते हैं। जैसे इसमें x स्क्वायर और 3x स्क्वायर सजातीय हैं, तो इनको लिख दो x स्क्वायर और इसको लाओ माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 5x और इस 6x को एक साथ लिखते हैं, तो प्लस का 6x हो गया। ठीक है, फिर यहाँ प्लस 4 और माइनस 3 बचता है। अब इनको घटा दीजिए, या जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए। इसमें से ये घटेगा 3x स्क्वायर में से, जब 1x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस का चिन्ह लगेगा हमेशा 3, क्योंकि ये बड़ा है। माइनस 5x और 6x इसमें घटाना है, 6x में से 5x घटाना है। ठीक है, तो चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, तो ये बड़ा है तो प्लस, और 6x में से जब 5x घटेगा तो 1x बचेगा, और 4 में से 3 घटेगा तो प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, इस प्रकार 16 नंबर प्रश्न यही समाप्त होता है। चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। देखो ये दोनों मिलते जुलते हैं, विजातीय व्यंजक, इसी के एग्जाम्पल से समझ सकते हो, या फिर दूसरा देख लेते हैं। 17 नंबर है विजातीय व्यंजक। अब देखो व्यंजक क्या होता है, जिसमें कई चर या अचर पद मिलते हैं और कई पद होते हैं, वो सब व्यंजक कहलाते हैं। जैसे ये हमने लिख दिया 3x, इसमें जोड़ दिया प्लस 4y या 5z, तो ये सब क्या कहलाएंगे, व्यंजक कहलाएंगे। तो ऐसे व्यंजक जिसमें पद एवं पद की घात समान नहीं होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। ऐसे पद जिसमें चर, ये हो गया चर, ये अचर, सिर्फ चर को देखा जाता है इसमें, अचर चाहे जो रहे। जैसे हमने 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9y लिख दिया। अब इसमें आप केवल चर पद को देखिए, चर कौन से हैं, x है और y है। तो ऐसे चर पद जिसके घात या चर पद बदलता रहता है, वो सब क्या होते हैं, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। या फिर ऐसे चर जिनके घात और चर असमान होते हैं, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। बस इसमें इतना ही लिखना था, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं और सॉल्व करते हैं।
अब 18 नंबर है प्रश्न, थोड़ा इसमें स्पष्ट नहीं है कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे इसमें कहा गया है अजय घर से बाजार, अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। मान लेते हैं कि ये अजय का घर है और ये है बाजार, अजय का घर है और ये है बाजार। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11.5 किलोमीटर दी गई है। फिर आगे उसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.2 किलोमीटर दूर है। भैया बाजार से 1.2 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इस प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं किया गया है। तो अगर मान लो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बाजार से कितना 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर बाजार से उसके विद्यालय की दूरी है, उसके विद्यालय की दूरी है। तो फिर पूछा गया है कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो आपको क्या करना है 11.5 में 1.25 जोड़ देना है बस। तो दूरी हम बता देंगे यहाँ पे कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी बराबर, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं घर से बाजार की दूरी प्लस बाजार से विद्यालय की दूरी, इस तरह भी लिख सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐड कर दें 11.5 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको बस ऐड कर दीजिए और जितना डिटेल में आप करेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलने की संभावना है। तो ये कितना आएगा 12.75 किलोमीटर। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पेपर का 18 का 18 प्रश्न सॉल्व हो गया है। आई होप कि आप सब लोग परीक्षा में ऐसे ही बहुत अच्छे से सॉल्व किए। पेपर टफ नहीं था, पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था। थैंक यू। तो हमारे इस YouTube चैनल पे आपका ये प्रश्न पत्र पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व कराया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आप सबके बीच में जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उन तक लाभ पहुंचाया जा सके।